आज प्रधानमंत्री जी की जो कॉन्फ्रेंस हो रही है उसमें गए हुए हैं, इसलिए उनकी जगह आदरणीय श्री जैन साहब अपर आयकर आयुक्त आज की इस मीटिंग की अध्यक्षता करेंगे। माननीय श्री अनिल राय साहब सबके नमस्कार। आप सबका आज इस बैठक में आप सबका स्वागत है और मैं चाहूंगा कि अब ये कार्रवाई शुरू की जाए। मैं ये भी बोलना चाहूंगा कि आज की नराकास बैठक में मैं विभिन्न कार्यालयों से आप मैम आपका वीडियो नहीं आ रहा है। वीडियो नहीं आ रहा है। अभी बंद कर कुछ इश्यू वो क्लिक करना है। अपना माइक अनम्यूट कर लें जो भी बोल रहे हैं। हेलो, हेलो, आवाज आ रही है? आ रही है सर। जी बोलिए, आ रही है आवाज? तो सर आ रही है आवाज। आ रही है सर ना, वो पता नहीं चल रहा था। इस की बैठक जो है प्रारंभ कर रहे हैं। अध्यक्ष महोदय ने इस मीटिंग में हर्ष के साथ करना कि सभी कार्यालय के अपने अपने रिपोर्ट को की गई है। उपरांत विभिन्न मुद्दों पर निर्धारित किए गए हैं। हमारे बीच में रेलवे से हमारे प्रमुख श्री आशीष कुमार अग्रवाल साहब अपर मंडल प्रबंधक भी हमारे बीच में उपस्थित हैं। मैं उनका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। मैं मंडल रेल प्रबंधक पांडे जी आपकी आवाज बंद हो रही है। दोबारा ज्वाइन करो। करके देख लीजिए, शायद ठीक हो जाए। पांडे जी आप ये माइक म्यूट कर देते हैं किसी तरह से, माइक को म्यूट सर कर आवाज आ दीजिए। रही है? नहीं आवाज तभी आएगी जब आप माइक को डिस्टर्ब ना करें। आप बीच सर म्यूट नहीं है, माइक म्यूट कर देते हैं। ओके सर। अब मैं आपकी तरफ दे देता हूँ। मैं श्री आशीष कुमार अग्रवाल जी अपर मंडल रेल प्रबंधक से अनुरोध करता हूँ कि वे 2 शब्द कहें। श्री आशीष कुमार अग्रवाल। हाँ सॉरी, नमस्कार। श्री आज के जो समिति के अध्यक्ष हैं
राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय के सहायक निदेशक जी और सभी नगर जस्ट एक मिनट। नहीं, एक्चुअली एक दूसरी वीडियो कॉन्फ्रेंस भी चल रही है एक हमारे क्लाइंट के साथ। सॉरी फॉर इंटरप्शन। रेलवे में हम लोग जो हिंदी प्रयोग की हमारी परंपरा है काफी लंबी है। आप सब लोग हमारे मंडल के कार्यकलाप से पहले से ही वाकिफ हैं और हमें अपनी सहयोग और सराहना हमेशा देते रहते हैं। भारत सरकार की राजभाषा नीति और समय समय पर प्राप्त आदेशों निर्देशों का अनुपालन करते हुए मंडल रेल प्रबंधक कार्यालय पूर्वोत्तर रेलवे इज्जत नगर में हम अधिकतर कार्य हिंदी में और द्विभाषी रूप में कर रहे हैं। 30 जून 2020 को समाप्त छमाही अवधि में मेरे कार्यालय की राजभाषा संबंधी गतिविधियों और उपलब्धियों का जो विवरण है वो इस प्रकार है। दिनांक 7 फरवरी 2020 को नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति ने दिया। वर्ष 2019 के लिए अंतर मंडलीय राजभाषा शील्ड हेतु पूर्वोत्तर रेलवे मुख्यालय द्वारा किए गए मूल्यांकन में इज्जत नगर मंडल प्रथम स्थान पर रहा है। कवि गोष्ठी में 30 जनवरी 2020 को महाकवि जयशंकर प्रसाद जी की जयंती के उपलक्ष्य में मंडल रेल प्रबंधक कार्यालय इज्जत नगर के सभागार में एक कवि गोष्ठी का आयोजन किया गया। दिनांक 11 मार्च 2020 को बरेली सिटी स्टेशन पर कोरोना वायरस की जानकारी एवं बचाव विषय पर, 12 मार्च को बदायूं स्टेशन पर कोरोना वायरस लक्षण एवं बचाव विषय पर, 24 जून को मंडल रेल प्रबंधक कार्यालय इज्जत नगर में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से ई-ऑफिस पर हिंदी प्रयोग एवं कंप्यूटर पर यूनिकोड एवं वॉइस टाइपिंग पर हिंदी प्रयोग विषय पर तकनीकी गोष्ठी का आयोजन किया गया। 30 जून 2020 को समाप्त छमाही में मंडल के राजभाषा विभाग द्वारा 5 कार्यशालाओं का आयोजन कर हिंदी प्रयोग का प्रशिक्षण किया गया। मार्च 2020 में मंडल की राजभाषा पत्रिका डॉक्टर उमलेश स्मृति का प्रकाशन किया गया। इसका विमोचन 11 जून 2020 को आयोजित मंडल अधिकारियों की बैठक में किया गया। 24 जून 2020 को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से मंडल राजभाषा कार्यान्वयन समिति इज्जत नगर का और मैं ये आप लोगों को विशेष रूप से बताना चाहूंगा कि कोरोना के संकट काल में हमारे इज्जत नगर मंडल पूर्वोत्तर रेलवे ने एक बहुत बड़ी पहल की, जिसके तहत हमने अपने कार्यालय का सारा कार्य ई ऑफिस के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म के माध्यम से करना शुरू कर दिया है। 3-4 से कि अब हम अपना सारे कार्यकलाप ई ऑफिस में करें। तो आज की डेट में किसी भी हमारे कार्यालय में, किसी भी चैम्बर में, किसी भी प्रकार का कोई भी पत्र हार्ड कॉपी में नहीं आता है। सब ई ऑफिस के माध्यम से ही हम लोग आपस में फाइल वर्क और पत्राचार करते हैं। और इसके साथ ही जो हम अपने पूरे जोन में जो पत्राचार या फाइल व्यवहार करते थे वो भी हम सब ई ऑफिस के माध्यम से कर रहे हैं। तो पर्यावरण की दृष्टि से भी ये एक बहुत बड़ी सेविंग है। और इसमें हमने विशेष रूप से एक पहल की है कि ई ऑफिस में आने के बावजूद भी हमने अपनी हिंदी के प्रयोग प्रसार को नहीं छोड़ा है। हमारी अभी भी सारी नोटिंग्स हिंदी में ही बनती हैं। हमारे उसमें करस्पॉन्डेंस साइड में जितनी पत्राचार होते हैं सब हिंदी में ही होते हैं। और अधिकारी लोग भी जो अपनी टिप्पणियां देते हैं काफ़ी हद तक हिंदी में ही देते हैं। हमने उनके लिए रेडीमेड उसमें ऑप्शंस हैं कि वो उसमें से टेम्पलेट्स बने हुए हैं और उसमें से चूज करके वो हिंदी में अपने टिप्पणियां दे सकते हैं। तो ये कार्य हमारे कार्यालय में बहुत सफलतापूर्वक किया जा रहा है। इसके अलावा रेलवे के संगठन जो क्रिस है उसने रेल राजभाषा नाम से एक मोबाइल एप्लीकेशन बनाया हुआ है जिसमें प्रशासनिक शब्दावली तथा राजभाषा संबंधी जानकारियां उपलब्ध हैं। गूगल प्ले स्टोर से इसको डाउनलोड किया जा सकता है। मेरा अनुरोध है कि आप सब लोग भी इस
ऐप का प्रयोग कर सकते हैं। आप लोग भी उसको डाउनलोड करें और प्रयोग करें। बाकी नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति हमेशा से हमें इज्जतनगर मंडल को प्रोत्साहन देती आई है और उस प्रोत्साहन और उनके सहयोग की वजह से हम लोग और इसका कार्य प्रसार हम लोग अपने मंडल कार्यालय में कर पाते हैं। इसके लिए मैं आप सभी का बहुत बहुत हृदय से आभारी हूँ। धन्यवाद। मैं आपके द्वारा विभिन्न मदों पर उनका और मूल्यांकन के उपरांत कमेटी ने कहा कि किन किन कार्यालयों को उनके कार्य के आधार पर पुरस्कार दिया जाना चाहिए। इन पुरस्कारों को 2 श्रेणियों में बांटा गया है। केंद्रीय कार्यालय की श्रेणी में, दूसरा निगम उपक्रम विद्यालय नवोदय विद्यालय की। कार्यों का मूल्यांकन करने के उपरांत पाया गया विद्यालय मंडल के प्रबंधक पूर्वोत्तर रेलवे स्वागत करें मंडल रेल प्रबंधक पूर्वोत्तर रेल। मेरी आवाज कब तक आ रही है? दूसरा पुरस्कार है रेखा कार्यालय जाट रेजिमेंट, ये पुरस्कार। मैं इनके अधिकारियों को और राजभाषा के कर्मियों को बधाई देता हूं इस पुरस्कार को प्राप्त करने के लिए कि पहली बार उनका इस मद हुआ है। उसके बाद तीसरा पुरस्कार कार्यालय मुख्य आयकर आयुक्त बरेली को मिला है, जो कि मेरा ही कार्यालय है, क्योंकि चूंकि इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से की जा रही है, इसलिए ये कहते उनका कर पाना संभव नहीं था। इसलिए जो आपके प्रमाण पत्र हैं वह आपके कार्यालयों में भिजवा दिए जाएंगे। ठीक है। और इन तीनों पुरस्कार विजेताओं को मैं पुनः एक बार हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि भाषा की प्रगति में उनका योगदान काफी रहा है। पुरस्कारों की जो द्वितीय श्रेणी है, निगम उपक्रम केंद्रीय विद्यालय नवोदय विद्यालय की श्रेणी में पुरस्कारों का वितरण, मैं बड़े हर्ष के साथ कहना चाहूंगा कि केंद्रीय विद्यालय पूर्वोत्तर रेलवे को प्रथम पुरस्कार मिला है। और मैंने तो मजाक की हिंदी मैडम से पूछा कि मैडम अगर आपको पुरस्कार ये मिल रहा है आपके कार्यों के आधार पर, लोग कहने लग गए हैं कि ये पुरस्कार उनको ही तो नहीं मिला है, लेकिन हमारा भी अब मजबूरी है कि जो लोग कार्य कर रहे हैं और की गुणवत्ता उत्तम है उन्हीं को पुरस्कार दिया जा सकता है। इसलिए मैं केंद्रीय विद्यालय पूर्वोत्तर रेलवे के अधिकारियों और कर्मचारियों को बधाई देता हूँ कि उन्होंने प्रथम पुरस्कार प्राप्त किया। इसी श्रेणी में जवाहर नवोदय विद्यालय को द्वितीय पुरस्कार मिला है। प्रथम बार पुरस्कार की श्रेणी में ये विद्यालय आया है, इसलिए मैं इनका भी अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ, इन्हें बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। तृतीय पुरस्कार केंद्रीय विद्यालय को आंवला को गया है। इसको आंवला पिछली बार भी तृतीय पुरस्कार का विजेता रहा है। इन्होंने भी बड़ा अच्छा काम किया था। और मैं यह कहना चाहूंगा कि ये पुरस्कारों का जो निर्धारण हुआ है बहुत ही कम अंकों से कुछ कार्यालय पीछे रह गए हैं। इन पुरस्कारों का अर्थ ये नहीं है कि जिन कार्यालयों ने पुरस्कार नहीं दिया है उन्होंने काम कम किया है। काम तो देखिए सबने किया है, बस कहीं पर कुछ कार्यशाला में एक कार्यशाला रह गई और छोटे मोटे प्रयास रह गए, जिसकी वजह से ये पुरस्कार उनको नहीं मिल सका। मैं उन सभी कार्यालयों जिनने पुरस्कार प्राप्त नहीं किया, आशा करता हूँ कि अगली बार जब मीटिंग होगी
तो वे भी इस पुरस्कार के उतने ही हकदार होंगे। इतने स्थान के कार्यालय हैं और उन्हें भी पुरस्कार मिलेगा। शर्त एक ही है कि यह प्रतियोगिता है, इस प्रतियोगिता में निष्क्रिय अंकों के द्वारा ही सब निर्धारण होना है। तो इसलिए आप लोग भी अपने अपने कार्यों में उन सभी मापदंडों को पूरा करें जिससे कि आप भी पुरस्कार की श्रेणी में आ सकें। एक पुरस्कार प्रतियोगिता में रखा गया है अच्छी पत्रिका के प्रकाशन का। इसके अंदर हमने पत्रिकाएं मंगवाई थी और जिन कार्यालयों से पत्रिकाएं आई थी उनका हमने मूल्यांकन किया और पाया कि 2 पत्रिकाएं वो मापदंड के मंत्रालय के द्वारा निर्धारित किए गए हैं और पत्रिकाओं के प्रकाशन के में जो मापदंड किए गए हैं उन पर वे खरी उतरी हैं और उन्हीं के आधार पर समिति ने इसका निर्धारण किया है। पुनः मुझे हर्ष के साथ कहना पड़ रहा है कि केंद्रीय विद्यालय पूर्वोत्तर रेलवे की पत्रिका मंजरी की पत्रिका को प्रथम पुरस्कार या उत्कृष्ट श्रेणी का पुरस्कार मिला है। उत्कृष्ट श्रेणी की पत्रिका का प्रकाशन के लिए मिला है। को बधाई देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। यहाँ की पीजीटी हिंदी में गुप्ता ने हमने इनको बताया कि आप अपनी पत्रिका भेजिए। उन्होंने मेल से पत्रिका की कलर प्रिंट करके हमारे कार्यालय में उपलब्ध करवाई। काफी प्रयास किया और एक अच्छी पत्रिका मंडल रेल प्रबंधक इन्हें द्वितीय पुरस्कार मिला है उत्कृष्ट पत्रिका के लिए। हमारे पास केंद्रीय विद्यालय और उप महानिरीक्षक क्षेत्रीय मुख्यालय भारतीय तिब्बत सीमा पुलिस की पत्रिका भी आई थी, लेकिन चूंकि केंद्रीय विद्यालय इसको आंवला की पत्रिका की थी इसलिए इसको हम इस पुरस्कार की श्रेणी में शामिल नहीं कर सके। और उप महानिरीक्षक क्षेत्रीय मुख्यालय की पत्रिका पंचाचूली एक एल्बम मात्र रह गई थी, इसमें पत्रिका गुण नहीं थे इसलिए इसको इसमें सम्मिलित नहीं किया जा सका। इस तरीके से आज के इस नराकाश की बैठक में पुरस्कार तो है। मैं उन सभी विजेताओं को बधाई देता हूँ। सर्विस हेड है राजभाषा केंद्र में जो आप 6 महीने में काम करते थे उनकी रिपोर्ट का मूल्यांकन हमारे परम आदरणीय मलिक साहब करते हैं। और चूंकि मूल्यांकन शिक्षा का काम अत्यंत कठिन काम है, दुरूह काम है और एक अप्रिय काम है, लेकिन कहा जाता है कि विद्वान तो शंकर ने ही किया था। तो यह कठिन काम मैं परम आदरणीय मलिक जी के जिम्मे सौंपता हूँ कि वे नीर क्षीर विवेक के साथ इसका समीक्षात्मक वर्णन आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। परम आदरणीय मलिक साहब। बहुत बहुत धन्यवाद पांडे जी। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, आदरणीय सदस्य सचिव महोदय, विभिन्न कार्यालयों से जुड़े सभी कार्यालय प्रधान, वरिष्ठ अधिकारीगण और मेरे सभी हिंदी सेवी मित्रों को मेरा सादर प्रणाम, वणक्कम, नमस्कार। मेरे पास पांडे जी आपकी समीक्षा चार्ट मेरे पास नहीं पहुंचा शायद, तो मेरे लिए बिना उसके काम करना थोड़ा कठिन लग रहा है। बहरहाल अब नहीं पहुंचा तो नहीं पहुंचा, उसका कोई विकल्प तो है नहीं। समीक्षा के लिए जो समीक्षा चार्ट पांडे जी आपने भेजा, सुन पा रहे हैं, वो नहीं पहुंचा है। भेजा है सर। कब भेजा है? समीक्षा चार्ट भेजा सर। रिपोर्ट्स के अभी भेज दूं? सर भेज दीजिए ना, मुझे तो मिला नहीं। मैं तो सुबह से मेल जांच रहा हूँ, दोनों तीनों मेल। अभी 2 मिनट में भिजवा रहा हूँ। हाँ चलिए, तब तक मैं आपको पढ़ देता हूँ। मैं दूसरी चर्चा कर लेता हूँ।
सबसे पहले प्रथम पुरस्कार विजेता हमारे मंडल रेल प्रबंधक कार्यालय को बहुत बहुत बधाई। आदरणीय श्री आशीष कुमार अग्रवाल जी भी जुड़े हैं, अपर मंडल रेल प्रबंधक महोदय। अन्य सभी पुरस्कार विजेताओं को बधाई। और मेरा एक छोटा सा व्यक्तिगत निवेदन है, अगर उचित लगे तो, कि अपने आप को पुरस्कृत मत कीजिए। आप तो दाता हैं, दाता जो है खुद को उसमें ना जोड़ें तो वो ज्यादा, ये व्यक्तिगत है, आगे आपको जो उचित लगे। आपका काम तो सर्वाधिक होना ही है, सबसे अच्छा होना ही है। तो ये एक मेरा व्यक्तिगत निवेदन है। और इसके आगे मैं जब तक समीक्षा चार्ट वगैरह आता है, आपके सामने बहुत अच्छी कुछ चीजें हमारी इस नराकास की हैं जो रखना चाहूंगा। हमारे 57 में से 50 कार्यालय पंजीकृत हैं और 50 में से केवल एक कार्यालय का अधूरा पंजीकरण है। उनसे निवेदन है कि वो उसे पूरा कर लें। ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, आपका सिंगल यूजर का ही पंजीकरण है, आप इसे डबल यूजर का करना होता है। और कैसे करना होता है वो भी मैं दिखा देता हूँ। और जो कार्यालय पंजीकृत नहीं है उनसे भी मैं निवेदन करूंगा कि वो भी अपना पंजीकरण करा लें। अधिकतम 10 मिनट का समय आपका इसमें लगता है। पंजीकरण कैसे करना है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। आप ये देखिए कि यहाँ से मैं अपनी स्क्रीन आपके साथ में साझा कर रहा हूँ। राजभाषा विभाग की वेबसाइट rajbhasha.gov.in, ये इसका मुख्य पृष्ठ है। इस मुख्य पृष्ठ पर ऊपर जो टैब है, इनमें छठा टैब है सूचना प्रबंधन प्रणाली। इसे आपको क्लिक करना है। यहाँ पर नया प्रयोगकर्ता को क्लिक करना है। नया प्रयोगकर्ता के बाद नया पंजीकरण। अभी जैसे मैंने बताया अधूरा पंजीकरण, तो अधूरा पंजीकरण क्यों है? उन्होंने ये नया पंजीकरण तो कर लिया ओरिएंटल इंश्योरेंस में, लेकिन यहाँ पर राजभाषा अधिकारी विभाग अध्यक्ष के जो अलग अलग पंजीकरण करने थे वो नहीं कर पाए। इनमें से केवल एक का ही उन्होंने पंजीकरण किया है, तो एक के पंजीकरण से कोई लाभ नहीं है, दोनों का पंजीकरण वो कर लें, ये मेरा उनसे निवेदन है। इसके बाद फिर मैं आपको वही शुरू से दिखा देता हूँ। सूचना प्रबंधन प्रणाली, यहाँ नया प्रयोगकर्ता, नए प्रयोगकर्ता के बाद नया पंजीकरण। आप ये देखिए कि आपकी अधिकांश चीजें यहाँ पे स्वतः आ जाती हैं, इसलिए मैंने कहा कि 10 मिनट से अधिक समय नहीं लगेगा। मान लीजिए आप कोई संबद्ध एवं अधीनस्थ कार्यालय है, बरेली में कोई मंत्रालय या विभाग फुल फ्लैश तो है नहीं, सब अटैच एंड सबऑर्डिनेट ऑफिस या पीएसयू या बोर्ड एवं निकाय ही हमारे इस नराकास के सदस्य हैं। तो अगर आप संबद्ध एवं अधीनस्थ कार्यालय हैं तो यहाँ पे चुन लें। चुनने के बाद में राज्य का चयन कर लें, बरेली किस राज्य में है, उत्तर प्रदेश। मंत्रालय का चयन कर लें, सभी मंत्रालयों के नाम यहाँ पर दिए हुए हैं, आपका जो भी मंत्रालय है उसका चयन कर लें। इसके बाद आपको अपनी तरफ से केवल अपने कार्यालय का यहाँ नाम लिखना है, हिंदी में देवनागरी लिपि में। और निवेदन ये है कि ये नाम आपको ये यूनिकोड फॉन्ट्स में लिखें, कृतिदेव वगैरह में ना लिखें, वरना ये पंजीकरण नहीं हो पाएगा। क्षेत्रीय कार्यान्वयन कार्यालय स्वतः यहाँ पर आ रहा है और भाषा क्षेत्र का भी ये बता रहा है। मैं 1 सेकंड शेयर बंद करके कोई माइक ऑन बंद करता हूँ। फिर से शेयर में आ रहा हूँ, फिर उन्होंने माइक ऑन कर लिया। मैं इधर से म्यूट कर रहा हूँ, वो तत्काल अनम्यूट कर रहे हैं किसी कार्यालय में। तो मेरा आप सबसे निवेदन है, अगर मेरे इस नियंत्रण से म्यूट नहीं हो रहा है तो आप स्वतः म्यूट कर लें, ताकि इसमें व्यवधान जो आ रहा है वो ना आए, है ना। मैं बार बार इसे म्यूट करने की सबको कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन मेरे म्यूट करते ही अनम्यूट उधर से हो रहा है। तो बहरहाल ये स्थिति मेरे नियंत्रण से भी बाहर है अभी। तो फिर मैं यहाँ पे आपको ला रहा हूँ। ये जो
कार्यालय का नाम देने के बाद है, दोनों अगले कॉलम पहले से भरे हुए हैं। यहाँ पर आपको अपने कार्यालय का देवनागरी में पता देना है। यहाँ पर शहर का नाम आप जानते हैं, बरेली, इज्जत नगर, जो आप लिखना चाहें। उत्तर प्रदेश राज्य का नाम है, आपको पता है। जिला आप जानते हैं, बरेली। पिन कोड आपको देना है। इसके बाद आपको अपना एक लैंडलाइन नंबर अगर है कार्यालय का तो वो देना है। अगर लैंडलाइन नहीं है तो यहाँ पर आपको मोबाइल नंबर दे देना है। यहाँ भी मोबाइल नंबर टाइप कर दें, और यहाँ पर फैक्स अगर है तो फैक्स नंबर दे दें। अंतिम चीज ईमेल आईडी है। ईमेल आईडी कार्यालय वाली दें, निजी ना दें, क्योंकि आपके स्थानांतरण या सेवानिवृत्ति के बाद में आपको वो ईमेल जाते रहेंगे और कार्यालय को वो सब सूचनाएं नहीं मिल पाएंगी जो मिलनी चाहिए। तो यहाँ पे ईमेल आईडी कार्यालय की दें, उसी ईमेल आईडी को दोहरा दें, यहाँ पे रिपीट कर दें, ताकि अगर गलत टाइप हो गया है तो यहाँ से पता चल जाएगा। और इसके बाद में ये कैप्चा है, इसे यहाँ टाइप करें, सबमिट कर दें। अधिकतम 10 मिनट का ये काम है। तो ये मेरी प्रार्थना है कि कृपया इस कार्य को यथाशीघ्र निपटा लें। जो हमारे 7 एक कार्यालय बचे हुए हैं, एक अधूरा पंजीकरण और 7 के पंजीकरण नहीं है। जिन्होंने पंजीकरण कराया है उनमें से 38 कार्यालयों ने, यानी 49 में से 38 ने अपनी 4 तिमाही की रिपोर्ट प्रस्तुत की है राजभाषा विभाग को। इसके लिए वो सभी बधाई के पात्र हैं। और ये बड़ी सराहनीय बात है कि इस माहौल में भी हम 38 कार्यालय, हमारे केवल 11 कार्यालय बचे हैं जिन्होंने 4 रिपोर्ट नहीं प्रस्तुत की हैं। तो 4 रिपोर्ट प्रस्तुत करने वाले सभी 38 कार्यालयों को ढेर सारी बधाई। 4 कार्यालयों ने 3 तिमाही की रिपोर्ट प्रस्तुत की है, 1 ने 2 की। 6 कार्यालय ऐसे हैं जिन्होंने कोई भी रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की है। इसके अलावा 6 कार्यालय हमारे ऐसे हैं, उन्हें भी मैं दिखाता चलता हूं आपको, जिन्होंने अपने नाम और पते अंग्रेजी में दिए हुए हैं। आप देखें, ये देख पा रहे हैं स्क्रीन मेरा? अगर देख पा रहे हैं तो कोई हाथ उठा दें। 4-8 हाथ। तो इसमें देखिए, जिनके अंग्रेजी में नाम और पते हैं वो आपके सामने हैं। केंद्रीय कार मंडल, द न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, इंडियन ऑयल कारपोरेशन, BPCL। इनके जो नाम और पते हैं वो अभी आपके अंग्रेजी में है। और इनके अलावा 2 और हैं जो बाद में जुड़े हैं। यहाँ 47 का विवरण है, वो 2 हैं, कैंटीन स्टोर्स डिपार्टमेंट और फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, भारतीय खाद्य निगम और कैंटीन स्टोर डिपार्टमेंट। तो इन सब से मेरी प्रार्थना है 6 के 6 कार्यालयों से कि आप जो अभी मैंने आपको दिखाया सूचना प्रबंधन प्रणाली पर, यहीं पे आपको जाकर के यहीं पे अपडेट अपने कार्यालय को कर लेना है। अपडेट का देखिए, यहाँ पे आपको विकल्प दिया हुआ है। यहाँ से आप जैसे ही आगे बढ़ते हैं, अपना यूजर नेम पासवर्ड लगा के मैं अपना आपको दिखा देता हूँ। मान लीजिए मुझे लॉगिन करना है अपने कार्यालय की ओर से, तो ये मेरा लॉगिन हो गया। लॉगिन होने के बाद में वो मुझे विकल्प देता है अपडेट का, प्रोफाइल अपडेट। आप देखिए यहाँ पर, जहाँ मैं कर्सर घुमा रहा हूँ, प्रोफाइल अपडेट का, अपडेट प्रोफाइल, ये आपको टैब मिला हुआ है। इसे क्लिक करके आप अपनी प्रोफाइल जो अंग्रेजी में भरी हुई है उसे देवनागरी हिंदी में यूनिकोड फॉन्ट में कृपया कर दें। तो ये एक प्रार्थना है। इसके बाद वापस लौटता हूँ। जो ईमेल मुझे अभी मिली है या नहीं देखता हूँ, जो अभी पांडे जी ने बताया भेज रहे हैं। अगर भेज दी है तो मेरे सामने आ जाएगी। अभी तक नहीं आई है शायद पांडे जी, तो और दूसरा भी देख लेता हूँ NIC पे अगर आपने भेजा है तो।
नहीं, आपकी नहीं आई है छमाही रिपोर्टों का विवरण। तो चलिए, इससे पहले मैं आपको ये विवरण आता रहेगा, मैं आपको दिखाता हूं कि धारा 3(3) जो राजभाषा अधिनियम की है, उसे लेकर के जो शंकाएं आप लोगों के यहाँ हैं, क्योंकि बहुत सारे कार्यालय अभी भी धारा 3(3) के दस्तावेज या तो शून्य दिखा देते हैं या ना के बराबर दिखा देते हैं। तो धारा 3(3) क्या है, जब तक रिपोर्ट आए मैं आपको एक छोटा सा प्रेजेंटेशन दिखा देता हूँ और उसी से जुड़ी हुई कुछ थोड़ा- चीजें और भी दिखा थोड़ा देता ऐसे हूँ। करिए माइक को, देखें, इसको एक छोटा सा प्रेजेंटेशन है। धारा 3(3) राजभाषा अधिनियम की धारा 3(3) के बारे में जानने का प्रयास करते हैं। ये क्या है? फोटो आ रही है, फोटो नहीं आ रही, पर सुनाई तो दोनों से। धारा 3(3) के अंतर्गत जो भी 14 प्रकार के दस्तावेज आते हैं वो हमें हिंदी और अंग्रेजी में एक साथ यानी द्विभाषी में जारी करने होते हैं। और राजभाषा नियम 1976 के नियम 6 के तहत इन दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करने वाले अधिकारी की ये जिम्मेदारी होती है कि वे सुनिश्चित करें कि ये दस्तावेज क्षमा करें, हिंदी और अंग्रेजी में एक साथ जारी हुए। कौन कौन से दस्तावेज हैं? धारा 3(3) में जो पहला पक्ष है, धारा 3(3)(1), उसमें 6 दस्तावेज हैं। मैं उन्हें दिखाता हूँ। संकल्प, मैं फिर वापस आपको ले जा रहा हूँ वहीं पर। संकल्प, साधारण आदेश, नियम, अधिसूचनाएं, प्रशासनिक या अन्य प्रतिवेदन या प्रेस विज्ञप्तियां जो हमारी बरेली कार्यालय नराकास के सदस्य कार्यालयों द्वारा जारी की गई हैं। अंग्रेजी में भी आप देख सकते हैं। रेजोल्यूशंस, जर्नल ऑर्डर्स, रूल्स, नोटिफिकेशंस, एडमिनिस्ट्रेटिव और अदर reports or press communiques issued or made by the member offices of Talik Office बरेली। नंबर 2, धारा 3(3) के अंतर्गत संसद के किसी सदन या सदनों के समक्ष रखे गए प्रशासनिक तथा अन्य प्रतिवेदन और राजकीय कागज पत्र, एडमिनिस्ट्रेटिव एंड अदर रिपोर्ट्स एंड ऑफिशियल पेपर्स। पता नहीं मेरा भी शेयर कैसे ये गड़बड़ हो रहा है, कहीं पे किसी का नियंत्रण अलग से चल रहा है इसमें। मैं माइक भी म्यूट नहीं कर पा रहा हूँ और होस्ट होते हुए भी मैं माइक कंट्रोल नहीं, और बीच में कुछ गड़बड़ कर रहे हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव एंड अदर रिपोर्ट्स एंड ऑफिशियल पेपर्स लेड बिफोर ए हाउस और द हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट। नंबर 3, धारा 3(3)(3) धारा 3 दस्तावेज, 6 दस्तावेज हैं। वो 6 दस्तावेज क्या क्या हैं देखिए। हमारी बरेली नराकास के कार्यालयों से जारी से पहले निष्पादित संविदाएं, उपकरार, निकाली गई अनुज्ञप्तियों, अनुज्ञा पत्रों, सूचनाओं और निविदा प्रारूपों के लिए द्विभाषी होना आवश्यक है। सामान्य आदेश की परिभाषा भी एक बार देख लें, अंग्रेजी में भी देख लें। कॉन्ट्रैक्ट्स एंड एग्रीमेंट्स एग्जीक्यूटेड एंड लाइसेंसेस, परमिट्स, नोटिसेज एंड फॉर्म्स ऑफ टेंडर्स इश्यूड बाय मेंबर ऑफिसेज ऑफ आवर कॉलेज बरेली। सामान्य आदेश की अपने आप में एक बड़ी परिभाषा है, उसे भी आप देख लें। सामान्य आदेश क्या है? राजभाषा अधिनियम 1963 की धारा 3(3) के अनुसार सामान्य आदेश में क्या क्या शामिल है ये यहाँ बताया गया है। नंबर 1, ऐसे सभी आदेश या निर्देश जो विभागीय प्रयोग के लिए हों और जो स्थायी प्रकार के, और ऑर्डर्स, डिसीजंस और इंस्ट्रक्शंस इंटेंडेड फॉर डिपार्टमेंटल यूज एंड विच आर ऑफ स्टैंडिंग नेचर। इसके बाद सामान्य आदेश में दूसरा हिस्सा है, ऐसे सभी आदेश, अनुदेश, पत्र, ज्ञापन, नोटिस आदि कर्मचारियों के समूह अथवा समूहों के संबंध में हो या उनके लिए हो।
ऑल सच ऑर्डर्स, इंस्ट्रक्शंस, लेटर्स, मैं रिपीट कर रहा हूँ, लेटर्स, मेमोरेंडा, नोटिसेज एटसेट्रा related to or intended for group or groups of government employee। और तीसरा पक्ष है ऐसे सभी परिपत्र जो विभागीय प्रयोग के लिए हों या सरकारी कर्मचारियों के लिए हों। ऑल सर्कुलर वेदर इंटेंडेड फॉर डिपार्टमेंटल यूज और फॉर गवर्नमेंट एम्प्लॉय। ये सामान्य आदेश की परिभाषा है। और इसी के साथ साथ मैं और आपको 2-3 चीजें दिखाने का इस वेब के जरिए अवसर पा रहा हूँ। उनमें एक है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण एक आदेश है माननीय मद्रास उच्च न्यायालय का, आप देख पा रहे होंगे। इस आदेश में माननीय उच्च न्यायालय मद्रास ने कहा कि राजभाषा अधिनियम 1963 पूरी तरह वैधानिक है। मिस्टर M.N. रविचंद्रन ने ये रिट पिटीशन फाइल की थी और कहा था कि राजभाषा अधिनियम वैधानिक नहीं है। तो 8 अप्रैल 1987 के अपने आदेश में माननीय मद्रास उच्च न्यायालय ने, साइटेशन आपके सामने है, M.N. रविचंद्रन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया represented on 8th of April, जस्टिस एस मोहन ने ये आदेश पारित किया। और इसमें उन्होंने बहुत अच्छी बात कही है जो मैं आपको अंतिम पैराग्राफ में पढ़वा देना चाहूंगा। माननीय उच्च न्यायालय मद्रास ने इस आदेश में क्या कहा है वो देखें। यहाँ से आप देखिए, इफ द कॉन्स्टिट्यूशन is to function in the state in which it was conceived, it is imperative that one common language। कहीं ना कहीं कोई हमारे इस पे कब्जा किए हुए हैं, हमारे इस वेबएक्स पे आज की तारीख में, जो अपने नियंत्रण से भाग रहा है, जबकि होस्ट मैं हूँ, है ना। कहीं ना कहीं किसी ने ये अनाधिकार अधिकार प्राप्त किया हुआ है। मैं ना उन्हें म्यूट कर पा रहा हूँ, चाह कर भी वो अपने आप अनम्यूट हो रहे हैं और बीच में डिस्टरबेंस भी आ रहा है और मेरा प्रेजेंटेशन बीच में बंद हो रहा है। ये पांडे जी की करामात भी हो सकती है। बहरहाल तो मैं फिर प्रेजेंटेशन पे आ रहा हूँ, जो मैं आपको दिखा रहा था। द कॉन्स्टिट्यूशन इज टू फंक्शन इन द स्टेट इन व्हिच इट वाज कंसीव्ड, it is imperative that one common language should take the place which English occupied before independence and continued to occupy during the first 15 years after the Constitution was enacted। Article 343 and 344 deal with the process of transition to the use of Hindi for all the official purposes of the Union, while the ultimate aim is what is found in Article 351। The said article categorically lays down that it shall be the duty of the Union to promote the spread of the Hindi language, to develop it so that it may serve as a medium of expression for all the elements of the composite culture of India, and to secure its enrichment। Article 344(6) takes into consideration this objective and is intended to determine the pace of progress and to achieve the same। For all these reasons, I hold that the writ petition is without merit and is hereby dismissed। मैंने इसलिए आपको दिखाया है कि धारा 3(3) का अनुपालन करना आपके लिए वैधानिक रूप से भी, लीगली भी बाध्यकारी है। सरकार की राजभाषा नीति प्रेरणा, प्रोत्साहन, सद्भावना पर आधारित है, लेकिन अदालती आदेश ये कह रहे हैं कि ये कानूनन पूरी तरह से बाध्यकारी है। ये हमारा अभी बंद होगा तो हमें दोबारा दूसरे लिंक से जुड़ जाना है। दूसरा एक आदेश और आपको दिखा देता हूँ। दूसरा आदेश बहुत ही उपयोगी भी है और हमें उसे जरूर डाउनलोड करके पढ़ना चाहिए सरकार की राजभाषा नीति को समझने के लिए। ये आदेश 1976 का है। 1976 में 6 दिसंबर 1976 को ये आदेश, देखिए मैं हैरान हूँ कि कंट्रोल किसके पास है आज ये बैठक का, जबकि ऐसा पहली बार हो रहा है।
कि अचानक बैठक से मेरा कंट्रोल छीन जाता है और कोई और उसको नियंत्रण कर लेते हैं। फिर से आइए, वहीं मैं ले जा रहा हूँ। इस आदेश में आपके देखिए कि संभवतः कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच थी और इसमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया साहब इसकी अध्यक्षता कर रहे थे। 3 जजों की बेंच ने आदेश दिया है, जिसमें अनुच्छेद 254, 343, 344, 349 और 351 की विस्तृत व्याख्या की गई है। इस आदेश में मैं आपको केवल 1-2 पैराग्राफ पढ़वाना चाहूंगा। यहाँ से आप देखिए कि ये आदेश क्या कह रहा है, पढ़ा कर देता हूँ। The Act Official Languages Act 1963 as amended in 1967 merely continue the use of English language in addition to Hindi. In addition to Hindi, not in place of it. The Act does not provide anything which can be interpreted as a limitation on the power of the President to issue directions under Article 344(6) ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। आप ध्यान दीजिए कि पिछले आदेश में रविचंद्रन जी के MN रविचंद्रन वाले आदेश में इसी आर्टिकल पर वो आदेश अंतिम रूप से पहुंचता है। Presidential order has no inconsistency with the Act. The non-abstent provisions in Article 344(6) empower the President. Therefore, the presidential order is paramount. राजभाषा के मामले में अनुच्छेद 344(6) के तहत माननीय राष्ट्रपति महोदय द्वारा जारी आदेश सर्वोपरि हैं। तो ये इस आदेश का क्या कहूँ मैं लब्बो-लुआ। आगे बहुत सारी चीजें हैं, आप इसे जरूर पढ़ें। अगर अवसर मिले तो इस आदेश को जरूर आप पढ़ने का सौभाग्य प्राप्त करें। इसके बाद चलते चलते मैं कुछ आदेश और आपको दिखा देता हूँ। केवल एक और आदेश, ये देखिए, ये आदेश बिल्कुल मतलब बहुत पुराना नहीं है, ताजा तरीन जैसा है। इसका साइटेशन केवल आप नोट कर लें, सिविल अपील संख्या 4472 और 2013, मिथिलेश कुमार सिंह बनाम भारत सरकार एवं अन्य, 4472 और 2013, मिथिलेश कुमार सिंह वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया एंड अदर्स। नेट पे ये उपलब्ध है। इस आदेश में माननीय उच्चतम न्यायालय ने कहा है कि राजभाषा अधिनियम की धारा 8 के तहत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए सरकार द्वारा 1976 में पारित राजभाषा नियम पूरी तरह वैधानिक हैं और उनके अनुपालन से कोई भी केंद्रीय सरकार का कार्यालय या प्रशासन बच नहीं सकता है। तो ये इस जजमेंट का कुल मिलाकर के निष्कर्ष है। इसके बाद आप देखिए, मैं यही कहना चाहूँगा कि ये जो हमारी वेब के माध्यम से बैठकें हैं, इनकी उपयोगिता की कोई सीमा नहीं है, कोई खर्चा नहीं। और जितना मैं आपको आज दिखा पाया हूँ, इतना आपकी बैठकों में वहाँ सशरीर पहुँच के भी मैं आपको नहीं दिखा पाया। मुझे नहीं मालूम, पांडे जी रिपोर्ट अभी अभी भेज तो दी है उन्होंने, समीक्षा। इस समीक्षा को मैं डाउनलोड करके आपके सामने रख देता हूँ। 2-4 चीजें इसमें शायद बता पाऊँ। नहीं साहब, ये समीक्षा कागज ही कुछ इस ढंग से है, लहराते हुए किसे मुझे करने में कठिनाई होगी। मैं आपको भी एक नज़र दिखा देता हूँ, ये कागज कैसे लहरा रहा है ना। इसे पढ़ना मेरे लिए थोड़ा इस वक्त कठिन है पांडे जी, आप देख पा रहे हैं ना। तो इस लहराते अंदाज में इसे पढ़ने में मुझे कठिनाई आएगी। फिर भी 1-2 कार्यालय जो मोटे केंद्रीय विद्यालय में 6 महीने में धारा 3-3 के 4 दस्तावेज बताए हैं, ये सूचना सही नहीं है। भारतीय खाद्य निगम ने 1, और इसके बाद और एक आध कार्यालय का अगर देखने में आ जाएगा तो बता देता हूँ। रिपोर्टें कितनी 20 ही मिली हैं क्या पांडे जी? 40 हैं। तो 20 के बाद 21 कहाँ से? हाँ, यहाँ से शुरू है। पठनीय ये बिल्कुल नहीं है, आप लोग पढ़ पाएंगे कि मैंने आपके सामने इसलिए रख दिया। तो मैं इसमें असमर्थ हूँ पढ़ने में।
मेरा आपसे निवेदन है कि समीक्षा चार्ट आप खुद देख लें और यहाँ से थोड़ा सा कोशिश करता हूँ, ये जो आपके तिमाही बैठकों का मामला है शायद, तो तिमाही बैठकें अगर 2 आपने नहीं की हैं तो ये थोड़ा सा आपत्तिजनक मामला है, क्योंकि इन बैठकों में कोई खर्चा आपका नहीं है। जैसे यहाँ पे हमारा ये कार्यालय शायद पेट्रोलियम कारपोरेशन है, कुछ क्या है ये, मैं नहीं पढ़ पा रहा, कोई सा पेट्रोलियम कारपोरेशन है, उन्होंने एक भी बैठक राजभाषा कार्यान्वयन समिति की अपनी नहीं की है। और इसी तरह से एक और कार्यालय, ये आप देखिए, ये क्या है, वायु सेना स्टेशन, उन्होंने भी एक बैठक नहीं की है 2 में से। तो इन बैठकों पे क्योंकि कोई खर्चा नहीं है, इसमें कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। यहाँ भी हमारे अधिकारी बरेली छावनी, आपने भी एक ही बैठक की है श्रीमान। और इसके बाद एक ये कार्यालय है भारतीय खाद्य निगम, एक ही बैठक की है। यहाँ पे एक और कार्यालय है न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, एक बैठक की है। भारतीय वायु चिकित्सालय अनुसंधान संस्थान, उन्होंने भी 2 बैठकें नहीं की हैं। आप देख लीजिए जिन्होंने 2 बैठकें नहीं की हैं, क्योंकि बैठकों का मुख्य उद्देश्य है अपनी तिमाही रिपोर्ट की स्वयं समीक्षा करना, क्योंकि बिना समीक्षा के जब आपकी रिपोर्ट आती है और उस रिपोर्ट के साथ में आपको मैं दिखाऊं, ये प्रमाण पत्र भी आप संलग्न करते हैं, एक प्रमाण पत्र भी आप इसके साथ संलग्न करते हैं। वो प्रमाण पत्र आपको मैं दिखा देता हूँ, क्या प्रमाण पत्र है, इसी सूचना प्रबंधन प्रणाली पर वो प्रमाण पत्र है। आपकी रिपोर्ट के साथ में बिना अगर बैठक में इस रिपोर्ट पे समीक्षा किए ये प्रमाण पत्र जाता है, तो कहीं ना कहीं इसमें त्रुटि की संभावना रह सकती है। जिस प्रमाण पत्र में आप कह रहे हैं कि कोई भी अगर इस रिपोर्ट के आंकड़े गलत साबित कर दे तो हमारे खिलाफ कार्रवाई पर विचार किया जाए। ये पिछले वर्ष 1 जनवरी से ये प्रारंभ है, यानी दिसंबर 2018 की तिमाही रिपोर्ट के साथ आपको इसे लगाने के लिए रिपोर्ट की पूर्णता तभी है जब आपका ये प्रमाण पत्र है, वरना आपकी रिपोर्ट को पूर्ण नहीं माना जाएगा। तो ये चीजें मैं शायद आपके समक्ष रख पाया हूँ। मेरा आप सबसे निवेदन है कि ये बहुत मेहनत हमारे अध्यक्षीय कार्यालय द्वारा की जा रही है और आप सबका सहयोग मिल रहा है। बस थोड़ा सा ये जो पंजीकरण वाला मामला है, इसे आप और संभाल के सभी रिपोर्टें भिजवानी शुरू कर दें और नराकाश की बैठक से पहले छमाही रिपोर्टें जरूर भिजवा दें, क्योंकि इन्हीं छमाही रिपोर्टों पर आपका अंक निर्धारण है। आपकी नराकाश को पुरस्कार तब तक नहीं मिल सकता जब तक सभी सदस्य कार्यालयों के कार्यालय प्रधान बैठक में ना जुड़ें और सभी से रिपोर्टें ना मिलें, क्योंकि हमारी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड की नराकाशों में बहुत अच्छी प्रतियोगिता चल रही है और कई बार 0.1 अंक से निर्णय आगे पीछे हो रहा है। आप ये देखिए, मैं आपको अंक विभाजन भी साथ के साथ दिखा देता हूँ। विभाजन किस तरह से है, एक सेकंड का समय मुझे दें, मैं अभी आपको उसे दिखा पाऊंगा। आज यहाँ गाजियाबाद में भी भयंकर बारिश के कारण कुछ समस्याएं हैं, तो हो सकता है कई चीजें आपके समक्ष ना आ सकें। भी मैं कोशिश में हूँ कि जितना अधिकतम दिखा पाऊँ वो दिखा दूँ। डाक से जाना है, मैंने बोला क्या है ये सब।
नाम लिख दो। चले गए हाँ? चले गए वो। उसका चलेगा? इसमें अधिकांश अंक आपके इन्हीं 2 मदों पर हैं और ठीक है। मेरे पेज खुलने में थोड़ी कठिनाई हो रही है, तो मैं इसे फिलहाल आपको नहीं दिखा पा रहा हूँ, मुझे क्षमा करें। बहरहाल ये 2 मत अगर आपकी ओर हो जाएं तो आपकी नराकाश को पुरस्कृत होने से कोई रोक भी नहीं सकता है, क्योंकि अध्यक्षीय कार्यालय और सदस्य सचिव हमारे पांडे जी जो अभी लखनऊ से जुड़े हुए हैं, बहुत तन मन धन से बड़े समर्पित भाव से इससे जुड़े हैं और यही वजह है कि हमारे 66-67 प्रतिभागी इस बैठक में हैं। लगभग 67 कार्यालयों से प्रतिनिधित्व हो रहा है। मेरे पास कोई और विशेष सूचना नहीं है, बस इतना ही है कि कार्यालय प्रधान चाहें तो वेब के जरिए जुड़ने में कहीं कोई कठिनाई नहीं है। वे कहीं भी हैं, कहीं से भी जुड़ सकते हैं। कार से कहीं जा रहे हैं, जाते जाते मोबाइल से जुड़ सकते हैं। अगर एयरपोर्ट पे बैठे हैं, मोबाइल है उससे जुड़ सकते हैं, लैपटॉप है लैपटॉप से जुड़ सकते हैं। बरेली में नहीं, बनारस में है तो भी जुड़ सकते हैं और बेंगलोर में है तो भी जुड़ सकते हैं। इस वेब से इतनी जबरदस्त सुविधा ये मिली है और जितना सीधा इंटरेक्शन, सीधी अंतःक्रिया, सीधी चर्चा, परिचर्चा यहाँ पे हम वेब से कर पा रहे हैं, इतना ध्यान एक व्यक्ति पे, एक कार्यालय पे हम सामान्य बैठक में नहीं दे पाते हैं। और आप ये भी देखिए कि आपके हर एक कार्यालय के अंदर तक हम पहुंच रहे हैं। कैमरा इस वेब का, पहले तो आप बैठक में जब आते थे तो कार्यालय पीछे रह जाता था, लेकिन यहाँ पे आपके आगे पीछे अगर अंग्रेजी हिंदी कुछ है तो वो भी आपके कार्यालय से सीधे सीधे वेब से जुड़ रही है। तो बहुत बहुत धन्यवाद, इतना समय आपने दिया। मेरी कोई बात बुरी लगी हो तो क्षमा करें। बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम, वाणक्कम, नमस्कारम। बैठक ये शायद जल्दी ही एक बार बंद होगी, अगर हमें जरूरत पड़ती है तो आगे हम दोबारा दूसरे लिंक से जुड़ेंगे। जी पांडे जी, नमस्कार। चलिए, हमारी ओर से भी सबको नमस्कार। बंद क्यों नहीं कर रहे? सबने नमस्कार कर दिया। बंद हमको कुछ बोलना था शायद। नमस्कार बोला, हमारी ओर से भी नमस्कार।